नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश चंद्र वाजपेयी है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लॉजिस्टिक ब्रिज में। दोस्तों, हम लोगों ने जब इंकोटर्म और एलसी के बारे में बातचीत की, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो बार-बार हम लोगों के कंसर्न में आया है, वो है बिल ऑफ लेडिंग। आज हम लोग बात करेंगे कि बिल ऑफ लेडिंग का क्या इम्पोर्टेंस है और एक कंसाइनमेंट को कैरी करने से लेकर के बायर के वेयरहाउस तक पहुंचाने में बिल ऑफ लेडिंग का क्या रोल होता है। बिल ऑफ लेडिंग का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे और कितने तरह के बिल ऑफ लेडिंग होते हैं, एक ब्रीफ नॉलेज देने की मैं कोशिश करूंगा आज। तो समझने की कोशिश करते हैं कि बिल ऑफ लेडिंग, जिसको शॉर्ट में BOL या BL, वैसे शिपिंग टर्मिनोलॉजी में BL टर्म सबसे ज्यादा यूज होता है और ये किसी भी इंटरनेशनल शिपिंग में बहुत ही क्रूशल डॉक्यूमेंट होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के बिना कोई भी कंसाइनमेंट अधूरी है। तो हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने की, इसको डिकोड करने की इस स्लाइड के माध्यम से कि बिल ऑफ लेडिंग क्या है। तो बिल ऑफ लेडिंग को एक तरीके से ये एक कानूनी दस्तावेज है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो एक्सपोर्टर और कैरियर, यहां पर कैरियर का मतलब है शिपिंग लाइन या वो पार्टी जो शिपिंग लाइन की एजेंट है, वो एक बिल ऑफ लेडिंग इशू करती है कि हमने गुड्स रिसीव कर ली हैं एक्सपोर्टर से कैरी करने के लिए। तो बिल ऑफ लेडिंग मेनली तीन चीजों के लिए यहां पर यूज हो रहा है। पहला, रिसिप्ट ऑफ गुड्स, कि हमने कंसाइनमेंट रिसीव कर ली है और उसके बदले में एक डॉक्यूमेंट इशू कर दिया है। दूसरा है कि उन गुड्स को कैरी करने का कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरियज, उन गुड्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर के या पोर्ट ऑफ ओरिजिन से लेकर के पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोर्टर के साथ में कैरियर ने किया है, वो इस चीज का प्रूफ है बिल ऑफ लेडिंग। और एक और डॉक्यूमेंट के तौर पे काम करता है और वो है टाइटल ऑफ गुड्स। ये ऐसे डॉक्यूमेंट है कि टाइटल ओनर कौन है, गुड्स का टाइटल ओनर कौन है। तो नॉर्मली गुड्स का टाइटल ओनर एक्सपोर्टर रहता है जब तक कि वो अपना बिल ऑफ लेडिंग सरेंडर ना कर दे या किसी को नोटिफाई ना कर दे, किसी बायर को अपने नोटिफाई ना कर दे कि हमने अब इंडोर्स कर दिया है कि ये हमारा बायर इन गुड्स को रिलीज करा सकता है। उस कंडीशन तक एक्सपोर्टर ही बिल ऑफ लेडिंग का टाइटल ओनर रहता है। इसका नॉर्मली यूज इंटरनेशनल शिपिंग में ही होता है। डोमेस्टिक में बिल ऑफ लेडिंग की जगह बिल्टी या वे बिल जैसे शब्द यूज होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल शिपिंग में बिल ऑफ लेडिंग ही यूज होता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि बिल ऑफ लेडिंग किस तरीके से एक्सपोर्टर के लिए इतना क्रूशल बन गया है। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बिल ऑफ लेडिंग के बारे में हमने बताने की कोशिश की है, जिसमें पहला है ओशन बिल ऑफ लेडिंग। ओशन बिल ऑफ लेडिंग का मतलब हुआ कि ऐसा बिल ऑफ लेडिंग जो शिपिंग लाइंस अपने एक्सपोर्टर को इश्यू करती हैं, और ये सारे ओवरसीज कंसाइनमेंट्स के लिए एक की डॉक्यूमेंट होता है। इस डॉक्यूमेंट के बिना कंसाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो सकती है, या इस डॉक्यूमेंट के बिना बायर को भले ही गुड्स पहुंच जाए डेस्टिनेशन पर बट डिलीवर नहीं होंगी जब तक उसके पास ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग नहीं होगा। ये बिल ऑफ लेडिंग निगोशिएबल भी हो सकता है और नॉन निगोशिएबल भी हो सकता है। तो निगोशिएबल बिल ऑफ लेडिंग होने के लिए जरूरी है कि बिल ऑफ लेडिंग पर जो कंसाइनी है, कंसाइनी कॉलम में टू ऑर्डर मेंशन किया जाए। टू ऑर्डर का मीनिंग है टू द ऑर्डर ऑफ एक्सपोर्टर, यानी एक्सपोर्टर जिस किसी को भी ऑर्डर करेगा उसको डिलीवरी रिसीव हो जाएगी। तो ऐसे बिल ऑफ लेडिंग ट्रेडिंग में भी इस्तेमाल होते हैं। ओवरसीज सेल या हाई सीज सेल में इस तरह के बिल ऑफ लेडिंग का यूज होता है, जिसमें एक एक्सपोर्टर किसी भी थर्ड पार्टी को हाई सीज के दौरान, मतलब कंसाइनमेंट जब इन रूट है डेस्टिनेशन पोर्ट के, तब भी सेल परचेज उन गुड्स की जा सकती है, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो बिल ऑफ लेडिंग का ही रहेगा। दूसरा आता है सी वे बीएल। ये एक ऐसा बिल ऑफ लेडिंग है जो कि ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग की जरूरत नहीं होती है बायर को। अगर सी वे बिल ऑफ लेडिंग है तो बायर को डिलीवरी विदाउट प्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग डिलीवरी मिल जाएगी।
तो सी वे बिल ऑफ लेडिंग एक्सपोर्टर तभी इशू करते हैं जब उनको फुल पेमेंट मिल चुकी है या फिर बायर इतना ट्रस्टेड है और उनकी एग्रीमेंट है कि 1 मंथ और 2 मंथ के बाद में पेमेंट आनी है। तो ऐसी कंडीशन में ही अपनी कॉस्ट को सेव करने के लिए एक्सपोर्टर्स सीवेबीएल इशू करते हैं। सीवेबीएल नॉन नेगोशिएबल होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर एक बार सीवेबीएल इशू हो गया तो फिर उस कंसाइनमेंट को निगोशिएट नहीं किया जा सकता, ये या उसको किसी और को सेल आउट नहीं किया जा सकता, उसकी डिलीवरी फिक्स हो गई है। इसके अलावा ये केवल शिपमेंट की रिसिप्ट के तौर पर काम करेगा। सीवेबीएल में टाइटल ओनर भी एक्सपोर्टर नहीं रह जाता है, जो कंसाइनी है उसी को टाइटलशिप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है। एक इसमें इंपॉर्टेंट आता है तीसरा पॉइंट, वो है मेमो बिल ऑफ लेडिंग। ये भी सीवेबीएल की ही तरह है, नॉन निगोशिएबल है और टाइटल ओनरशिप भी नहीं प्रेजेंट करता है। इसमें एक और ड्रॉबैक है, ये नॉन ट्रांसफरेबल भी होता है। यानी इसमें एक बार मेमो बिल ऑफ लेडिंग जो है इशू हो गया तो नॉर्मली मेमो बिल ऑफ लेडिंग उन कंसाइनमेंट्स के लिए यूज होता है जो शॉर्ट शिपमेंट हो जाती हैं, जिनमें फ्रेट भी मेंशन नहीं है, टाइटलशिप भी नहीं है, निगोशिएबल भी नहीं है, ट्रांसफरेबल भी नहीं है। तो ये गुड्स उन्हीं को जाएंगी जो ऑलरेडी प्राइमरी बिल ऑफ लेडिंग में कंसाइनी था, उसको ही डिलीवर होंगी। तो ये मेमो बिल ऑफ लेडिंग एक तरीके से मेमो है, या ऐसा कह सकते हैं कि एक सप्लीमेंट्री बिल ऑफ लेडिंग है, जो कि शॉर्ट शिपमेंट के केस में कैरियर्स अपने एक्सपोर्टर्स को या अपने शिपर्स को इश्यू करते हैं। और चौथा है हाउस बिल ऑफ लेडिंग। इसको नॉर्मली फ्रेट फॉरवर्डर्स या मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स वो कंपनीज हैं जो शिपिंग लाइन से एक पर्टिकुलर रेट या ज़्यादा बुकिंग ले लेते हैं एडवांस में, और उनके बदले में एक सिंगल बिल ऑफ लेडिंग लेते हैं और अपनी तरफ से एक्सपोर्टर्स को मल्टीपल बिल ऑफ लेडिंग इशू करते हैं। तो ऐसे केस में हाउस बिल ऑफ लेडिंग फॉरवर्डर के द्वारा एक्सपोर्टर को इशू किया जाता है। तो इसमें नॉर्मली फॉरवर्डर्स जो हैं वो बेनिफिट में रहते हैं, क्योंकि उनको सिंगल मास्टर लेना होता है और हाउस बिल ऑफ लेडिंग वो मल्टीपल देते हैं अपने एक्सपोर्टर्स को, और अकॉर्डिंगली कंसाइनीज को डिलीवरी करने की भी जिम्मेदारी उन्हीं फॉरवर्डर्स के पास आती है। तो ऐसे फॉरवर्डर्स को नॉर्मली एनवीओसीसी या नॉन वेसल ऑपरेटिंग कंटेनर कंपनीज भी कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं अगली स्लाइड में और एक सैंपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एक बिल ऑफ लेडिंग में क्या क्या कंटेंट आते हैं। ओशन बिल ऑफ लेडिंग में कौन कौन सी डिटेल आनी जरूरी है। तो सबसे पहले एक ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग में या ओशन बिल ऑफ लेडिंग में एक्सपोर्टर की डिटेल आनी मैंडेटरी है, जिसमें एक्सपोर्टर का नेम एड्रेस रहेगा। बुकिंग नंबर या बिल ऑफ लेडिंग नंबर भी वहां पर मेंशन होगा, जिससे कि बिल ऑफ लेडिंग को ट्रैक करने में आसानी रहे। तीसरा है कंसाइनी की डिटेल होगी, कंसाइनी या बायर जिसको गुड्स डिलीवर होनी है, और एक नोटिफाई पार्टी का भी डिटेल उसमें डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो नोटिफाई पार्टी एक या एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। पोर्ट ऑफ रिसिप्ट वहां पर रहेगा, प्लेस ऑफ रिसिप्ट, पोर्ट ऑफ लोडिंग रहेगा, वेसल का नेम आएगा। अगर फ्रेटेड बिल ऑफ लेडिंग एक्सपोर्टर ने रिक्वेस्ट किया है तो उसमें फ्रेट की डिटेल्स भी होंगी कि कितना ओशन फ्रेट लगा है पर कंटेनर वाइज। कंटेनर्स की डिटेल होंगी, कंटेनर नंबर मेंशन होंगे, क्वांटिटी मेंशन होगी, डिस्क्रिप्शन में क्वांटिटी और मेजरमेंट, नंबर ऑफ कंटेनर्स, अगर कंटेनर में है सिंगल यूनिट है तो एलसीएल है तो एलसीएल इशू होगा। ये सारी डिटेल्स जो हैं वो बिल ऑफ लेडिंग का पार्ट होती हैं, और ये एक तरीके से डिक्लेरेशन ऑफ गुड्स रहता है जिसको कैरियर रिसीव करता है और उसके बदले में बिल ऑफ लेडिंग एक्सपोर्टर को इशू कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप अपनी शिपमेंट को ट्रैक कैसे कर सकते हैं। तो आजकल जो बड़ी कंपनीज हैं वो शिपमेंट को ट्रैक करने के लिए अपने बिल ऑफ लेडिंग के बेस पर ही एक सिस्टम बना के रखती हैं कि आपकी कंसाइनमेंट इस पर समय कहाँ पर है। आप उनकी वेबसाइट पर जाकर के बिल ऑफ लेडिंग नंबर या कंटेनर नंबर या बुकिंग नंबर डाल के आप अपनी शिपमेंट की करेक्ट लोकेशन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जीपीएस ट्रैकिंग भी होती है, जो रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग होती है, लेकिन
ये अभी पूरी तरीके से इफेक्टिवली यूज में नहीं आ पाई है। कुछ ट्रांसपोर्ट कैरियर इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन करने में इस जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम का यूज करते हैं और उसकी फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ओशन ट्रैकिंग के केस में बिल ऑफ लेडिंग नंबर या कंटेनर नंबर या फिर बुकिंग नंबर डालकर आप कैरियर की वेबसाइट पर जाकर ही ट्रैकिंग कर सकते हैं। कोई और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। उस ट्रैकिंग में आपको कंसाइनमेंट की डिटेल और कंसाइनमेंट कहाँ तक पहुंची है और आगे उसका क्या प्लान है, कब ईटीए होगा डेस्टिनेशन पोर्ट पर, वो इंफॉर्मेशन आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद हम लोग ने अभी जैसे बात किया कि ओशन बिल ऑफ लेडिंग, शीवे बिल ऑफ लेडिंग और मेमो बिल ऑफ लेडिंग। यहाँ पर हम हाउस बिल ऑफ लेडिंग की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हाउस बिल ऑफ लेडिंग का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना ओशन बिल ऑफ लेडिंग का इंपॉर्टेंस है। दोनों ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दोनों ही निगोशिएशन के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो इनके फीचर्स हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ओशन बिल ऑफ लेडिंग निगोशिएबल है, बिल्कुल है, यस। सीवे बिल ऑफ लेडिंग निगोशिएबल नहीं है। मेमो बिल ऑफ लेडिंग भी निगोशिएबल नहीं है। टाइटल ओनरशिप आपको ओशन बिल ऑफ लेडिंग में मिलेगी, लेकिन सीवे बिल ऑफ लेडिंग और मेमो बिल ऑफ लेडिंग में टाइटल ओनरशिप नहीं मिलेगी। गुड्स की जो टाइटल ओनरशिप है वो सीवे बिल और मेमो बिल ऑफ लेडिंग में अवेलेबल नहीं है। पर्पस जो है वो, जो ओशन बिल ऑफ लेडिंग है ये फुल्ली कमर्शियल पर्पस है, बिकॉज ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और जिस तरीके से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट होते हैं वैसे ही बिल ऑफ लेडिंग काम करता है जो ओशन बिल ऑफ लेडिंग है। इसके अलावा नॉन कमर्शियल यूज होगा सीवेबीएल का, कमर्शियल यूज नहीं है, गुड्स डिलीवरी के लिए इसका केवल यूज होगा। और मेमो बिल ऑफ लेडिंग एक तरीके की केवल रिसिप्ट है क्योंकि ये ट्रांसफरेबल भी नहीं होता है, गुड्स उसको डिलीवर हो जाएंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस अगर आप लोगों के पास हैं तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में डाल करके। और कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं कि एक डिफरेंस बिल ऑफ लेडिंग और ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग में क्या डिफरेंस है, ओशन बिल ऑफ लेडिंग और ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग में। तो ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग जो है वो किसी भी तरह के मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट में यूज होता है और ओशन बिल ऑफ लेडिंग केवल ओशन से जो शिपिंग लाइंस कैरी करती हैं गुड्स को उसके लिए इश्यू होता है। तो ओशन बिल ऑफ लेडिंग जो है वो ओवरसीज शिपमेंट के लिए होता है, जिनका मूवमेंट बाय शिप होता है, बाय वेसल होता है, उसमें यूज होगा। और ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग का यूज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए होगा, जिसमें कि कई तरह के ट्रांसपोर्ट मोड्स यूज होते हैं, तो उसमें ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग का यूज होता है। इसके अलावा दूसरा है कि एक हाउस बिल ऑफ लेडिंग और ओशन बिल ऑफ लेडिंग में क्या डिफरेंस है। तो जैसे मैंने पीछे बताया था आपको कि हाउस बिल ऑफ लेडिंग फ्रेट फॉरवर्डर्स या एनवीओसीसी कंपनीज इशू करती हैं और ओशन बिल ऑफ लेडिंग शिपिंग लाइंस इशू करते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस हैं आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, मुझे खुशी होगी आपको बताने में। इसके बाद आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है बिल ऑफ लेडिंग का। तो सबसे बड़ी चीज है कि जब शिपिंग ऑपरेशंस में कोई एक ऐसा रेफरेंस हमारे पास अवेलेबल है जिससे कि स्मूथ ऑपरेशंस होता रहे, तो वो एक रेफरेंस नंबर के तौर पर भी काम करता है शिपिंग लाइंस के लिए। हालांकि ये एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि उनकी गुड्स उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के बेस पर ही उन्हें डिलीवर होंगी या उनसे ली जाएंगी, और ये एक कैरियर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे काम करता है। और साथ में एक्सपोर्टर्स को लीगल सेफ गार्ड भी देता है, लीगल ग्राउंड भी देता है कि गुड्स उनकी सेफली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएं। इसके अलावा बिल ऑफ लेडिंग के बैक साइड में टर्म्स एंड कंडीशंस में क्लियरली मेंशन होता है कि जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनकी क्या रोल है और उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो प्रॉपरली मेंशन होती हैं। तो ये एक तरीके से बहुत ही स्मूथ ऑपरेशंस के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इस रेफरेंस के थ्रू हम उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। और कभी कम्युनिकेट करना है शिपिंग लाइन से तो उसका रेफरेंस नंबर ही यूज करके हम शिपिंग लाइन से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग भेजने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रहेगा। अगला वीडियो भी हम लोग जल्द लेकर के आएंगे। नमस्कार।